वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है सहदेव सिंह। आप अब तक आप जाने गए होंगे। और आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी फिजिकल एनसीईआरटी वर्ल्ड जियोग्राफी जो कि तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड, कल हमने जियोग्राफी के एक बेसिक व्हाट इज जियोग्राफी, सब्जेक्ट क्या है, उसके डायमेंशन और उसके फीचर्स के बारे में समझे थे। आज हम समझेंगे कि पृथ्वी, हमारे अर्थ का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें कहा गया है कि क्या आपको यह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी। अब हम में से कई जने नर्सरी क्लास गए ही नहीं, कई जने हम में से अधिक जो डायरेक्ट प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, पहली क्लास में भर्ती लेते हैं। ऐसा कोई भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, फिर भी एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप एनसीईआरटी में जब नर्सरी क्लास जाते हैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा। असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में भी आए होंगे। कुछ इस प्रकार प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास की भी कहानी पढ़ेंगे। आधुनिक आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी के विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय एवं प्रारंभिक जो मत है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। उसी 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन प्रस्तुत किया, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मार्टिन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह, कहने का मतलब है कि ये सूर्य है और ये कोई तारा है। इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये गुजरा सूर्य की सतह से, तो सूर्य की सतह से गुजरता है, तो परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। जेम्स जीन और सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया कि सूर्य से जब सूर्य से उसके समीप से कोई तारा गुजरा, तो तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य से कुछ भाग, एक छोटा सा भाग अलग होता है, जो कि उस तारे के जाने के बाद सूर्य से किनारे घूमने लगता है। सूर्य के चारों तरफ घूमने लगता है, धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों का निर्माण परिवर्तित हो जाता है। इस थ्योरी का
समर्थन जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी ने मत का समर्थन किया है। यद्यपि कुछ समय बाद तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वितारक बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो श्मिट व जर्मनी के कार्ल वाजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि एक्रेशन प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। जो नेबुलस थ्योरी था उसके बाद कुछ विचार सूर्य से एक और निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। उनके विचार से सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः जो निहारिका हाइड्रोजन और हीलियम धूलकणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि एक्रेशन प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत। अब सबसे पहले अभी तक तो हम समझ रहे थे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को सबसे प्रमाणित और सर्वमान्य सिद्धांत प्राप्त है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं किसी गुब्बारे में 4-5 छेद बनाकर जब गुब्बारा फूलते जाएगा तो उसमें उन डॉट से उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बड़ा होता है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच दूरी बढ़ रही परंतु प्रेक्षक आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। पहला जो है आरंभिक वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। एक छोटा गोला है जो कि अत्यंत छोटा गोला है जो कि जिसका जो है आयतन सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व इसका इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर हाई है इस गोले का। बिग बैंग अति छोटे गोलक का विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार विस्फोट जो है विस्फोट प्रक्रिया के बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के प्रारंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ।
कुछ पदार्थ ऊर्जा पदार्थ कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर गति बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर गति पहले परमाणु का बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अथवा संकल्पना स्टडी के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तारों का निर्माण कैसे हुआ? तारों का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ एनर्जी और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता, किसी का घनत्व 4 तो समझिए, किसी का घनत्व 5 में गुरुत्वाकर्षण बलों में के कारण भिन्नता आई और परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगाओं के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से भरे विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुई है। ग्रहों का निर्माण प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में 14,95,98,000 किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष केवल 8.311 है। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका में के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। ये गुंथित झुंडों के गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुआ। संगठन कोलेशन की प्रक्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने।
सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई और वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉइड, धूमकेतु, कमेट्स एवं बृहद मात्रा में धूलिकण व गैस है। तो हमारे सौरमंडल में क्या है? सूर्य है, तारा है, सूर्य एक तारा है, 8 ग्रह है, 63 उपग्रह है, लाखों छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड ग्रहों के टुकड़े को क्षुद्र ग्रह तथा एस्ट्रॉइड बोलते हैं, धूमकेतु, कमेट एवं बृहद मात्रा में धूलिकण व गैस है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य के क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। आउटर प्लैनेट पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की भांति ही सैलों, कहां से? ये समझिए पट्टी है, ठीक। तो इस पट्टी की बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है इसके अंदर ही भाग कहलाते हैं, इसलिए इसको जो है पार्थिव ग्रह या इनर प्लैनेट कहते हैं। अब ये जो आउटर पार्ट है इसमें अंदर बाहर होते हैं और वे बाकी ग्रह जो है अन्य 4 ग्रह गैस से बने हैं। विशाल ग्रह या जेवियन ग्रह कहलाते हैं। जेवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों के से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले समय हुआ है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहलाते हैं। बौने ग्रह कहे जाते हैं। हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 भीतरी ग्रह पार्थिव हैं जबकि दूसरे ग्रह गैसीय हैं। ऐसा क्यों? पार्थिव व जेवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जेवियन ग्रहों की संरचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा है, शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण डाले गए। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जेवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही जिसके परिणाम स्वरूप इनमें से निकलने वाली गैस इन पर रुकी नहीं सकी। पार्थिव ग्रह में छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम रही जिसके परिणाम स्वरूप इनमें से निकली हुई गैसें इन पर रुकी नहीं सकी। चंद्रमा का निर्माण। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक पिंड ही थे। यह पिंड पूरा डंबल बीज के पतला किनारों में मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। इनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है।
यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव जायंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे द बिग प्लैनेट स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्षों पहले हुई। पृथ्वी का उद्भव। अब आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल वीरान था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं व क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से लगभग 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रूड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। स्थल मंडल का विकास ग्रहाणु व खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की संरचना भी इसी क्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ गलने लगा। ऐसा पदार्थ की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी तत्वों घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थों घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रह गए। अंततोगत्वा या पृथ्वी की ऊपर पट्टी के रूप में विकसित हुए और हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट जायंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इसी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्रवार, मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विशेषता पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। वायुमंडल और जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाओं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप तथा जलवाष्प से वायुमंडल के विकास में सहयोगी क्रिया है। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया है।
प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन ऊर्जा के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में पृथ्वी में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतरी भाग में गैसें धरती पर आई और इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में गिरावट आई और फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्ष सालों के अंतर्गत बने। इससे पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन की विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ सालों पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण होने से भर गई। जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह का रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन की चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोश की जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन का विकास सार भूवैज्ञानिक काल क्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक काल का मापक्रम दर्शाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी कौन सी पृथ्वी की आयु को दर्शाती है? 13.7 अरब वर्ष। कौन सी अवधि सबसे अधिक है? युग, ईरा, महाकल्प, युगोन, कल्प। निम्न में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, गैस विभेदन। भीतरी ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह इसमें है मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र और बुध। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्षों पहले? तो 460। तो ये सब आंसर करने हैं। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा।
और अच्छा लग रहा होगा तो फिर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ये बात जरूर मेंशन करें कि क्या कमी रही, क्या सुधार की जरूरत है और कैसे सुधारा जा सकता है। आप लोगों के सजेशन से मोटिवेशन आता है और अपनी कमियों का नॉलेज, इग्नोरेंस पता चलता है कि क्या इग्नोरेंस है और क्या सुधार की आवश्यकता है। वीडियो और साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत